एग्जिट पोल्स अनाउंस होने से एक दिन पहले 31 मई को निफ्टी 50 22,500 पर क्लोज हुआ। अब क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने प्रेजेंट गवर्नमेंट की बड़ी जीत की प्रेडिक्शन की थी, इसलिए 3 जून को निफ्टी 50 और बढ़कर 23,260 पर पहुंच गया। ये 3.2% का गेन था। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो मार्केट में डर और एंग्जाइटी का माहौल बन गया। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि एनडीए गवर्नमेंट मेजॉरिटी तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इस दौरान निफ्टी 50 में करीब 6% डाउनफॉल आया और ये 21,885 पर क्लोज हुआ। और एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो अगले दिन सिचुएशन और भी बुरी हो सकती थी। बट बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी, इसीलिए अब कोलिशन गवर्नमेंट है। नए मिनिस्टर्स ने रिसेंटली ओथ भी ले ली है एंड थिंग्स लुक फाइन नाउ। इवन मार्केट्स भी नए हाई पर पहुंच गए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स अनस्टेबल होती है। इससे आने वाले सालों में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो एज एन इन्वेस्टर इस वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम बात करेंगे कि मार्केट की ऐसी टफ कंडीशंस के लिए आप कैसे एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हम स्टॉक और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अवेलेबल ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वीडियो के रेलेवेंट सेक्शन पर जा सकते हैं। आइए सबसे पहले ये देखें कि स्टॉक इन्वेस्टर्स किस तरह डिफेंसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स पिक करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी चीज है जो किसी भी स्टॉक को डिफेंसिव बनाती है। यहाँ हम कई फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और साथ ही में एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ स्टॉक्स पर डिस्कशन भी करेंगे। इसलिए रिसर्च करते समय आप चुने गए स्टॉक्स में इन फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ये स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क और स्टॉक्स हमारे रिकमेंडेशन नहीं है। इसके लिए आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी। तो पहला फैक्टर बिजनेस का नेचर है। ट्रेडिशनली कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज जैसे सेक्टर्स की कंपनीज को डिफेंसिव माना जाता है। इसका लॉजिक सिंपल है। इन सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है, चाहे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या मार्केट सिनेरियो कैसा भी हो। आपको ग्रोसरीज की ज़रूरत पड़ती ही है। आप मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का यूज़ करते ही रहेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कंजम्पशन भी जारी रहेगा। यह अप्रोच कुछ हद तक सब्जेक्टिव है। इसे अप्लाई करके ये डिटरमिन किया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक डिफेंसिव है या नहीं। फॉर इंस्टेंस, क्या आप इस अप्रोच के बेसिस पर ऑटो सेक्टर को डिफेंसिव कंसिडर करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड डिस्क्रिशनरी है। ज़्यादातर केसेस में आप 2 व्हीलर या कार खरीदना टाल सकते हैं। क्या आप रियल एस्टेट को डिफेंसिव मानेंगे? वेल अगेन, अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही तो रियल एस्टेट मार्केट में नेचुरली डाउनफॉल आएगा। बट इस सब्जेक्टिव अप्रोच के अलावा डिफेंसिव स्टॉक्स और सेक्टर्स की लिस्ट तक पहुंचने का एक और तरीका है, और वो है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। ये इंडेक्स नॉन साइक्लिकल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। अब अगर आपको नहीं पता कि साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल बिजनेसेस क्या हैं, तो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। साइक्लिकल बिजनेस इकोनॉमी पर हाईली डिपेंडेंट होते हैं। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो साइक्लिकल बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर इकोनॉमी में कोई रफ पैच आता है तो साइक्लिकल बिजनेस को मेजर लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। साइक्लिकल बिजनेस का ऑपोजिट होता है नॉन साइक्लिकल बिजनेस। डिफेंसिव स्टॉक्स टिपिकली नॉन साइक्लिकल होते हैं। इसीलिए डिफेंसिव स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंसिडर कर सकते हैं। इस इंडेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं। 31 मई तक इस इंडेक्स के टॉप सेक्टर्स एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेलीकॉम थे। इस सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक्स में भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और टाइटन इंक्लूडेड हैं। इस इंडेक्स और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में डिटेल में रिसर्च करके आपको डिफेंसिव स्टॉक्स की एक रेडीमेड लिस्ट मिल सकती है। फिर आप इस लिस्ट का यूज आगे के रिसर्च के लिए कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया है जिसमें इस इंडेक्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो अब हम दूसरे फैक्टर पर आते हैं, जो है डिफिकल्ट टाइम्स में स्टेडी रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो तो कई कंपनीज अच्छी इनकम और प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करती हैं। बट एक डिफेंसिव स्टॉक वो होता है जो चैलेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस में भी ऐसा कर दे। द लास्ट सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे हम सब ने फेस किया है वो था कोविड के दौरान।
लॉकडाउन के चलते उस दौरान ग्लोबली इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। फाइनेंशियल ईयर 21 का पहला क्वार्टर काफ़ी सीवियर था, इसलिए हमने ये चेक किया कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 21 के पहले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया, या वो कंपनीज जिन पर स्लो डाउन का कोई असर नहीं पड़ा। इन कंपनीज को ट्रू सेंस में डिफेंसिव कहा जा सकता है। कंपनीज की स्क्रूटनी करने के बाद आप इस लिस्ट का यूज़ अपने पोर्टफोलियो के लिए डिफेंसिव स्टॉक्स को पिक करने के लिए भी कर सकते हैं। आइए अब तीसरे फैक्टर बीटा पर बात करें। बीटा ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में किसी स्टॉक के मूवमेंट को मेजर करता है। एक से कम बीटा वैल्यू का मतलब है कि मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक कम वॉलेटाइल है, और एक से ज़्यादा बीटा का मतलब है कि मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल है। बीटा का फॉर्मूला और कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल्स जानना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप ऐसे ऑनलाइन स्क्रीनर्स चेकआउट कर सकते हैं जिनके पास प्री कैलकुलेटेड बीटा अवेलेबल हो। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 50 के वो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिनका बीटा 1 से कम है। इन फैक्टर्स के अलावा डिफेंसिव स्टॉक्स में कई और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। इनमें लो डेट, हाई ROE और ROCE, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, कंपेटिटिव एडवांटेज, बैरियर्स टू एंट्री और कंसिस्टेंट डिविडेंड्स शामिल हैं। आप डिफेंसिव स्टॉक्स पिक करते समय इन एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसे समराइज करें तो डिफेंसिव स्टॉक्स के लिए स्टेडी रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स, लो वॉलेटिलिटी और फंडामेंटल स्ट्रेंथ को कंसिडर करना ज़रूरी है। आइए अब उन कॉशनरी पॉइंट्स पर भी एक नज़र डालते हैं जिन्हें डिफेंसिव स्टॉक्स पिक करते समय फॉलो करना चाहिए। तो टिपिकली डिफेंसिव स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये नेचुरल भी है क्योंकि ये स्टॉक हाई प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफर करते हैं। इसीलिए डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय ओवर पे करने से बचें, यहाँ समझदारी से काम लें। सेकेंडली, किसी स्टॉक या सेक्टर की सो कॉल्ड डिफेंसिवनेस कोई परमानेंट एट्रीब्यूट नहीं है। ये कंपनी स्पेसिफिक, इकोनॉमिक, सोशल, कंट्री स्पेसिफिक या मैक्रो फैक्टर्स के बेसिस पर चेंज हो सकती है। एज एन इन्वेस्टर आपको भी ऐसे ट्रेंड्स पर नज़र रखनी चाहिए। आइए अब देखें कि फंड इन्वेस्टर्स डिफेंसिव पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एज अ फंड इन्वेस्टर आपके पास डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए 4 ऑप्शंस हैं। आइए इन 4 ऑप्शंस पर 1 बाय 1 डिस्कशन करें। पहला ऑप्शन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने पोर्टफोलियो में डेट कंपोनेंट को बढ़ाएं। एज एन एसेट क्लास डेट इक्विटी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा करने से पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अब से कुछ महीने पहले हमने एसेट एलोकेशन पर एक वीडियो पब्लिश किया था। हमारी रिसर्च में हमने पाया कि डेट एलोकेशन बढ़ाने से फाइनल कॉर्पस पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाले बिना रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। 20 सालों में प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो ने अबाउट 97 लाख रुपीज़ का कॉर्पस जनरेट किया, जबकि 20% डेट जोड़ने से ये 94 लाख था। अगर कोई डेट एलोकेशन 30% तक इंक्रीज करता है तो कॉर्पस 93 लाख हो जाता, और 40% डेट वाले पोर्टफोलियो के लिए एंड कॉर्पस अबाउट 90 लाख था। इसीलिए प्योर इक्विटी और इक्विटी डेट पोर्टफोलियोज के बीच एक्यूमुलेटेड वेल्थ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट इस बीच ड्रॉ डाउन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ड्रॉ डाउन का मतलब फॉल फ्रॉम प्रीवियस हाइज। फॉर इंस्टेंस, कोविड के चलते आए फॉल के दौरान 60:40 पोर्टफोलियो ने अपने प्रीवियस हाई से वैल्यू में 18% का लॉस देखा, जबकि प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए ये 33% था। इस दौरान 80:20 पोर्टफोलियो को 26% और 70:30 पोर्टफोलियो को 22% का लॉस हुआ। अगर आप इस रिसर्च को ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एसेट एलोकेशन पर एक वीडियो किया है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब डिफेंसिव पोर्टफोलियो के सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, जहां हम लेस वॉलेटाइल इक्विटी कैटेगरीज कंसिडर करेंगे। पिछले 1 साल में मिड और स्मॉल कैप्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 7 जून तक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 54% से ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने अबाउट 57% रिटर्न्स। लेकिन 4 जून को जब सीट्स की काउंटिंग चल रही थी तब इन दोनों इंडाइसेस में 7% से ज़्यादा का डाउनफॉल आया। पॉइंट ये है कि मिड और स्मॉल कैप्स बुल रन में बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं, बट जब मार्केट गिरती है तो सबसे ज़्यादा लॉस भी इन्हें ही होता है। इसीलिए अगर आपने पिछले 1 साल या उससे पहले से मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया है और आप ज़्यादा डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं
तो अब आपको लेस वॉलेटाइल इक्विटी कैटेगरीज कंसिडर करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर दिए टेबल में अलग अलग इक्विटी कैटेगरीज के एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के साथ उनके स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉलेटिलिटी है। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होगा, वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ एज पर एक्सपेक्टेशन, लार्ज कैप फंड सबसे कम वॉलेटाइल हैं, जिनका स्टैंडर्ड डिविएशन 3.95 है। इस बीच 8.42 के स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। बट अगर स्टोरी के दूसरे एस्पेक्ट्स को देखें तो लार्ज कैप फंड सबसे कम रिवॉर्डिंग होते हैं, जबकि स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। आप इस डेटा का यूज़ अपने इक्विटी एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे मिड और स्मॉल कैप्स हैं, तो आप वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि पैसिव इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसीलिए कुछ प्रोमिनेंट इंडाइसेस की रिटर्न वॉलेटिलिटी को चेक करना वुड बी वर्थवाइल। निफ्टी 100 सबसे कम और निफ्टी स्मॉल कैप 250 सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न्स कंपैरेटिवली लोअर हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनकी वॉलेटिलिटी में काफ़ी डिफरेंस है। इसके चलते निफ्टी स्मॉल कैप 250 के कंपैरिजन में निफ्टी मिड कैप 150 एक बेटर ऑप्शन नजर आता है। आप इन इंडाइसेस के रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो को उनके एक्टिव काउंटर पार्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। इससे ये जानने में हेल्प मिल सकती है कि कौन बेटर बैलेंस ऑफर करता है। फॉर इंस्टेंस, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 दोनों का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में बेटर है। इन टर्म्स ऑफ 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स उन्होंने कम वॉलेटिलिटी के साथ ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आइए अब डिफेंसिव पोर्टफोलियो के थर्ड ऑप्शन पर बात करते हैं, जो है इन्वेस्टिंग इन हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए वो प्योर इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल होते हैं। There are 7 hybrid fund categories, but wealth creation perspective के लिए इनमें से 3 ही relevant हैं, जिसमें aggressive hybrid funds, balanced advantage funds और multi asset allocation funds शामिल हैं। बाकी की debt fund like profile है। Balanced hybrid category में सिर्फ 2 funds हैं जिन्हें recently launch किया गया है। तो आइए aggressive hybrid, balanced advantage और multi asset allocation funds के risk return profiles पर एक नज़र डालते हैं। Balanced advantage funds सबसे कम volatile होते हैं। ये फंड्स पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए अपने इक्विटी डेट एक्सपोजर को डायनेमिकली एडजस्ट करते हैं। ये फंड्स इक्विटी लाइक वॉलेटिलिटी के बिना इक्विटी लाइक रिटर्न्स पाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हमने रिसेंटली ही इस कैटेगरी को डिटेल में एनालाइज किया था। आप इस पर हमारा वीडियो देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये तीनों हाइब्रिड कैटेगरीज निफ्टी 100 के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल हैं। ये 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डिविएशन की टर्म्स में भी लीस्ट वॉलेटाइल इक्विटी ऑप्शन है। तो हाइब्रिड फंड्स के साथ आप ज़्यादा डिफेंसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इन फंड्स में ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग भी एक एडवांटेज है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अगर आपके पास इक्विटी डेट पोर्टफोलियो है तो आपको डिजायर्ड एलोकेशन को रीस्टोर करने के लिए टाइम टू टाइम इसे रीबैलेंस करना होगा। हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करते समय इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फंड खुद ही अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लेता है। सेकेंडली, जब आप इक्विटी डेट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं तो आपको रिजल्टिंग गेन्स पर टैक्स पे करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एंटिटीज के थ्रू पास होते हैं, इसलिए जब वो अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं तो कोई रिजल्टिंग टैक्स इंसिडेंट नहीं होता। ये हाइब्रिड फंड्स को एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है, एंड ऑफ कोर्स दे आर लेस वॉलेटाइल एज वेल। आइए अब बात करते हैं डिफेंसिव पोर्टफोलियो के फोर्थ ऑप्शन पर, जो लो वॉलेटिलिटी फंड्स हैं। लो वॉलेटिलिटी फंड्स ऐसे फैक्टर फंड्स होते हैं जिन्हें वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। करंटली 3 लो वॉलेटाइल इंडाइसेस पर फंड्स अवेलेबल हैं। निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 एंड BSE लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इनका हिस्टोरिकल डेटा निफ्टी इंडाइसेस पर अवेलेबल है। आइए एक नज़र डालते हैं इनके परफॉर्मेंस पर। निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स टॉप पर है। ये अपने अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल और ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये इंडेक्स निफ्टी 100 में से 30 लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स को पिक करता है।
अगर हम इस इंडेक्स को हाइब्रिड फंड से कंपेयर करें तो इसकी वॉलेटिलिटी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जैसी है, लेकिन ये उनसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। और अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 100 से करें तो ये रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी की टर्म्स में उससे बेटर है। निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 इंडाइसिस से निकला है, इसलिए इसमें मिड कैप कंपोनेंट भी मौजूद है। लेकिन रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी दोनों के मामले में ये निफ्टी 100 से पीछे है। तो ये थे डिफेंसिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए 4 ऑप्शंस। आइए हम उन सभी फंड कैटेगरीज को एक साथ रखें जिन पर हमने अभी डिस्कशन किया है और उनकी वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करें। इससे आपको अपने ऑप्शंस की एक बड़ी लिस्ट मिल सकती है। बैलेंस्ड एडवांटेज सबसे कम वॉलेटाइल है, इसके बाद निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का नंबर आता है। इसीलिए आप इस टेबल का यूज करके पहले ये चेक कर सकते हैं कि आपका फंड कहाँ है और फिर आप अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करके इसे और ज़्यादा डिफेंसिव बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप इस डेटा के बेसिस पर एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस बीच अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को भी कंसिडर करें। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.